कहानी की शुरुआत में आधी रात को एक घायल मेक नाम का अपराधी पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जख्मी होने के कारण वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि अब उसका यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। वह हंसने लगता है मानो हार मान चुका हो। तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी खून से सनी आकृति पर पड़ती है। वह नकाबपोश व्यक्ति उससे कहता है कि वह उसे बचा सकता है, बस एक शर्त पर कि वह उसके हर आदेश का पालन करेगा। अपराधी झिझकता है, लेकिन फिर वह प्रस्ताव मान लेता है। जैसे ही वह उस रहस्यमयी शख्स के पास जाता है, वह कोई काला जादू करता है जिससे अपराधी दर्द से चीखने लगता है। कुछ मिनट बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस आदमी की जगह उन्हें दीवार में बना हुआ एक अजीब अलौकिक छेद मिलता है, जैसे किसी और दुनिया में खुलता हो। अगले दिन एक भिक्षु चैन को एक डरावना सपना आता है। वह देखता है कि राक्षसी प्राणी अंडरवर्ल्ड से निकलकर शहर में तबाही मचा रहे हैं और सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उसे यकीन हो जाता है कि एक प्राचीन बुराई फिर से जमीन पर लौट रही है। वह इसे रोकने के लिए यात्रा पर निकलना चाहता है, लेकिन उसका गुरु उसे रोकता है। गुरु उसे याद दिलाता है कि विचिन्न नाम का वह नेक्रोमसर वर्षों पहले मारा जा चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। चैन अपने गुरु को बताता है कि विचिन्न और कोई नहीं बल्कि उसका पिता था, और अगर उसका सपना सच निकला तो उसे तुरंत बैंकॉक एयरपोर्ट जाना होगा, जहां सब शुरू होने वाला है। इसी बीच जेक नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बैंकॉक आता है। सभी बेहद उत्साहित हैं। घूमते हुए वे एक बाजार में रुकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी लू कहीं खो गई है। वे घबरा जाते हैं और उसे ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ते हैं। जेक एक पुल की तरफ भागता है और देखता है कि लू नदी के पार तितलियों के साथ खेल रही है। वह तुरंत अपनी पत्नी को बुलाता है और दोनों उस दिशा में दौड़ते हैं। वहीं पास में चैन खड़ा होता है जो लू की मदद करता है। जेक और उसकी पत्नी चैन को धन्यवाद कहते हैं। चैन उन्हें बताता है कि उनकी यह मुलाकात पहले से तय थी। वह कहता है कि जेक कोई आम इंसान नहीं बल्कि द्वारों का रक्षक है और उसे जल्द ही बहुत बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। जेक को कुछ समझ नहीं आता और वह सोचता है कि शायद चैन उसे किसी और से भ्रमित कर रहा है। वह चैन को धन्यवाद देकर चला जाता है। बाद में जेक का परिवार मॉल में मिठाइयां खरीदता है। वहीं लू अपनी माँ के साथ वॉशरूम जाती है। उसी वक्त मॉल में वही अपराधी दाखिल होता है जिसे विचर्ण ने बचाया था। इस बार वह एक बंदूक लिए हुए हैं और जैसे ही वह अपराधी मॉल में दाखिल होता है, वह चलते चलते एक व्यक्ति से टकरा जाता है। वह आदमी माफी मांगता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे से अपराधी अचानक उसकी पीठ में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। जल्द ही वह अपराधी मॉल के गलियारों में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ग्राहकों और कर्मचारियों को बेरहमी से मारता हुआ एक अराजक माहौल पैदा कर देता है। उधर जेक अपनी पत्नी और बेटी को फिर से ढूंढने के लिए दौड़ता है। प्रिंग उससे कहती है कि वह उनके साथ बाथरूम में छिप जाए, लेकिन जेक मना कर देता है और उसे अपनी बेटी के साथ सुरक्षित रहने को कहता है। फिर प्रिंग लू को लेकर छिपने के लिए भाग जाती है, जबकि जेक अकेले बंदूकधारी की ओर बढ़ता है। इसी दौरान पुलिस के कई वाहन मॉल को घेर लेते हैं और अधिकारी धीरे धीरे अंदर घुसना शुरू करते हैं। जेक सतर्कता से अपराधी की जगह की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसे यकीन होता है कि बाकी लोग सुरक्षित हैं, वह जमीन पर पड़े एक घायल गार्ड की बंदूक उठाता है। जैसे ही उसे लगता है कि अपराधी ध्यान नहीं दे रहा है, वह उसे ललकारता है कि हथियार डाल दे, लेकिन अपराधी जेक के अमेरिकी लहजे को सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। एक पल ऐसा आता है जब वह अपराधी एक महिला को देखता है जो छिपकर अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। जेक उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन वह नहीं सुनती और अपराधी उसे भी मार डालता है। समय बीतने के साथ साथ मॉल के बाहर कई स्पेशल फोर्सेस तैनात हो जाती हैं और हमले की तैयारी शुरू हो जाती है। अधिकारी महसूस करते हैं कि अपराधी एक गुड़िया को घूरने में उलझा हुआ है, जिसे उसने अपने किसी पीड़ित से लिया था। जेक उस मौके का फायदा उठाकर गोली चलाता है, लेकिन संघर्ष में घायल हो जाता है। पुलिस जब अंदर पहुंचती है तो एक जख्मी मगर जिंदा जेक को पाती है। अपराधी अपनी आखिरी सांसों में खुलासा करता है कि जेक कोई आम इंसान नहीं बल्कि संरक्षक है। वह बताता है कि मॉल की छत पर एक विशाल राक्षसी खोपड़ी उभर आई है जो कई ज्वलनशील मिसाइलें छोड़ रही है, जिनसे पूरा शहर खतरे में है। उधर प्रिंग यह देखती है कि अगर वे मॉल में रहे तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह लू को लेकर बाहर भागती है ताकि अधिकारी उन्हें बचा सकें। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचती है, उसे दिखाई देता है कि शहर भर के लोग पागल हो चुके हैं
और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालात और भी भयानक हो चुके हैं। यह देखकर प्रिंग घबरा जाती है और लू को वापस मॉल के अंदर ले जाती है। अंदर छिपने की कोशिश में वे एक आदमी को देखते हैं जो किसी का सिर मेज पर पटक रहा होता है। प्रिंग और लू चुपचाप वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाती, प्रिंग एक पागल शख्स के अचानक हमले से चौंक जाती है जो उसे जमीन पर गिरा देता है और वह एक पुतले की बाह को उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। सामने आए सभी हमलावरों को पछाड़ने के बाद वह अपनी बेटी लू को सुरक्षित बचा लेती है। माँ बेटी मॉल के दूसरी तरफ की ओर भागती है। उधर जेक विस्फोट के बाद चौंक कर उठता है और खुद को एरिट नामक पुलिस अधिकारी के सामने पाता है, वही जिसने पहले उसकी मदद की थी। एरिट इस बात से हैरान होता है कि वे इतनी भीषण तबाही से जिंदा कैसे बच पाए। जेक तभी गौर करता है कि जिन लोगों को अपराधी ने मारा था उनके शव अब वहां से गायब हैं। इसी बीच प्रिंग और लू मॉल के एक स्टॉक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक खुला गेट दिखता है। प्रिंग बाहर की हालत देखने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उन्हें एक बस आती दिखती है। दोनों दौड़कर बस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक पागल व्यक्ति ड्राइवर पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख प्रिंग लू से कहती है कि वह बिल्कुल चुप रहे। डर के बावजूद लू अपनी मां के करीब शांत रहने की कोशिश करती है। जेक और एरिट अब यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मारे गए लोगों के शव आखिर गए कहां। तभी उन्हें एक गलियारे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहां पहुंचने पर वे एक लड़की को चाकू के साथ खड़ी देखते हैं। वे उससे हथियार नीचे रखने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही एरिट करीब आता है, लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है। जेक बचाव में गोली चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। लड़की जेक का पीछा करती है और उस पर हमला करने ही वाली होती है कि जेक एक ताकतवर वार करके उसे गिरा देता है और भाग निकलता है। वह बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर पाता है कि उसका परिवार अब वहां नहीं है। वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर प्रिंग को पता चलता है कि उसका फोन अब भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। वह लू को अलमारियों के बीच छिपने के लिए कहती है और खुद स्टोर के फोन का इस्तेमाल करने के लिए काउंटर की ओर चुपचाप बढ़ती है, लेकिन पता चलता है कि वह फोन भी काम नहीं कर रहा। उसी वक्त एक विशाल और डरावना प्राणी स्टोर पर हमला कर देता है। लू किसी तरह बिना दर्पण में देखे खुद को छिपाकर घूमने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंग को महसूस होता है कि उस राक्षस की नजर उसकी बेटी पर पड़ गई है। हमले से पहले प्रिंग बेसबॉल बैट से उस पर वार करती है और दोनों किसी तरह वहां से निकल भागते हैं। कुछ देर बाद वे सड़क की ओर दौड़ते हैं, जहां एक वाहन उन्हें नष्ट हो चुके मॉल के बीचों बीच से बचा लेता है। उधर जेक एक बार फिर उस प्रेतग्रस्त युवती से टकरा जाता है। इस बार वह उसके हमलों से बचते हुए बिजली के तारों की मदद से उसे जाल में फंसाने की कोशिश करता है। उसके ठीक बाद जेक बार बार उस हुड पहने हुए रहस्यमय प्राणी पर वार करता है, लेकिन जब वह देखता है कि उस पर चोट का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वह हमला करना छोड़ देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जेक मॉल में किसी भी बचे हुए इंसान की तलाश में भटकता है। तभी उसकी फिर से उस भयानक युवती से मुलाकात हो जाती है। इस बार वह लड़ाई से बचना चाहता है, इसलिए छिपने के लिए भागता है। तभी वह देखता है कि वह लड़की एक डरावने राक्षसी पोर्टल के भीतर चली जाती है। उधर प्रिंग को पता चलता है कि बस की चाबी बाहर गिरी हुई है। ये समझते हुए कि कोई और इतना जोखिम नहीं उठाएगा, वह चाबी लाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह बस में वापस लौटने की कोशिश करती है, दो प्रेतग्रस्त पुरुष उसे पकड़ लेते हैं और बस से खींचकर बेरहमी से हमला करने लगते हैं। यात्रियों में से एक उसकी मदद के लिए दौड़ता है और किसी तरह प्रिंग को बचा लेता है, मगर खुद उन राक्षसी प्राणियों का शिकार हो जाता है। बचने वालों की मदद से ड्राइवर बस स्टार्ट करने में सफल होता है और वे किसी तरह जान बचाकर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद बचे हुए लोग एक बंद सड़क पर पहुंचते हैं। वहां प्रिंग फैसला करती है कि वह पैदल ही आगे बढ़ेगी। इसी दौरान जेक मॉल के पार्किंग एरिया में पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना एक विशाल आग उगलते राक्षस से हो जाता है। डर से कांपते हुए वह जान बचाने के लिए भागता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वहीं खड़ा रहा तो कोलोसिस उसे तुरंत खत्म कर देगा। वह किसी सुरक्षित जगह की तलाश में गलियों से भागता है और कोलोसिस अपने विशाल पैरों से रास्ते में सब कुछ तहस नहस करता जाता है। तभी ऐन मौके पर चैन आकर जेक को उस राक्षस से बचा लेता है। हांफते हुए जेक भिक्षु से पूछता है कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। चैन बताता है कि वे अब एक दूसरी वास्तविकता में हैं, एक ऐसी जगह जहां जेक की मां की मृत्यु के बाद उसे जीवन में नया उद्देश्य मिला। जेक अब मानने लगता है कि शायद उसका अपनी पत्नी और बेटी से दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है।
वह चैन से उसे उन द्वारों तक ले जाने को कहता है जहां से यह सब रुक सके। प्रिंग होटल तक पहुंचती है, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले उसे कई प्रेतग्रस्त लोगों से जूझना पड़ता है। मुश्किलों के बावजूद वह और कुछ अन्य बचे लोग किसी तरह होटल के भीतर पहुंच जाते हैं। अंदर का मंजर देख वे सब दंग रह जाते हैं। चलते चलते चैन बताता है कि उसके पिता ने अतीत में अपने मालिक से कुछ रहस्यमयी स्क्रॉल चुरा लिए थे, जिनकी वजह से उसका शरीर अंधेरे की शक्तियों का शिकार हो गया। इसके बाद उसने अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया और उस पर हमला कर दिया। बचे हुए लोगों में से एक को देखकर जेक रुकता है। वह वही लड़की है जिसे पहले अपराधी ने मारा था। अब वह युवती खुद यह समझने की कोशिश कर रही है कि वह उस हमले से कैसे बच पाई। उस वक्त जेक और बाकी सब लोग जलते हुए कोलोसिस जैसे विशालकाय राक्षसों को देखकर दहशत में आ जाते हैं और बेतहाशा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की को वह राक्षस पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसका सिर निकल जाता है। जेक पूरी तरह टूट जाता है और सवाल करता है कि वह युवती पहले जिंदा कैसे थी। तब चैन बताता है कि वे सभी एक आध्यात्मिक आयाम में हैं और असल में जेक भी पहले ही विस्फोट में मर चुका था। वह अब सिर्फ एक खोई हुई आत्मा है। यह सुनते ही जेक अंदर से टूट जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन चैन उसे दिलासा देता है कि अगर वे अपना मिशन पूरा कर लेते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। उधर प्रिन को बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह अपने पति की आवाज पहचान जाती है, मगर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है बिल्डिंग में कुछ हलचल होती है और सोए हुए प्रेत जाग उठते हैं। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और एक युवक बाकी लोगों को बचाने के लिए एक राक्षसी प्राणी से भिड़ जाता है। बाकी बचे लोग पीछे हट जाते हैं और चैन मौका पाकर जेक को एक सिनेमा हॉल में ले जाता है। वहां नारकीय कीड़े उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन चैन अपने स्टाफ की मदद से दोनों को आत्माओं की दुनिया से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। बाहर आने पर जेक को एहसास होता है कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। चैन बताता है कि वह उसका असली शरीर नहीं खोज पाया, इसलिए उसे किसी और की लाश का उपयोग करना पड़ा ताकि वह यात्रा जारी रख सके। वह जेक को 2 जादुई हथियार देता है जो इन राक्षसी प्राणियों को खत्म करने में सक्षम है। अब जेक पूछता है कि वे होटल की ओर क्यों जा रहे हैं। चैन बताता है कि उसका परिवार वहीं है। जैसे ही जेक होटल की लॉबी के पास पहुंचता है उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है और वह उन्हें बचाने दौड़ पड़ता है, मगर उसकी शक्ल बदल चुकी होती है और प्रिंग उसे पहचान नहीं पाती। वह मेघ द्वारा हमला किए जाने से पहले ही नीचे गिरा दिया जाता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। जेक गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघ उसे निहत्थ कर देता है। दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहां जेक लगभग मारा जाता है, लेकिन आखिरी समय पर खुद को बचा लेता है। प्रिंग लड़ाई में हस्तक्षेप करती है, तभी मेघ उसे भी बेबस कर देता है और जैसे ही एक पोर्टल खुलता है वह अपने असली रूप में लौट आता है। वह अपने परिवार को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंग इनकार कर देती है। जेक अब एक बार फिर चैन के अड्डे पर जागता है, जो उसे बताता है कि उसने अंडरवर्ल्ड के द्वार का स्थान ढूंढ लिया है। दोनों एक विशाल हवेली के केंद्र में पहुंचते हैं। जहां वह द्वार स्थित है वहां मेघजे जेक के परिवार को एक अनुष्ठान के लिए ले जाता है, जिसे विचिन्न और उसके अनुयायी अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि अनुष्ठान पूरा हो पाता, जेक एक नए शरीर में प्रकट होता है और सभी को चौंका देता है। क्रोधित विचिंड अपने अनुयायियों को जेक को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन जेक अपने जादुई खंजरों से सबको एक एक कर मात दे देता है। जब मेघ भागने की कोशिश करता है तो जेक उसे भी दबोच लेता है। दोनों के बीच एक और लड़ाई होती है। नीचे गिर गई बंदूक को उठाकर प्रिंग अनुष्ठान रोकने के लिए विचंड पर फायर करती है, जबकि जेक मेघ को हराने में सफल हो जाता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को आत्माओं की दुनिया में वापस खींच लिया गया है। दूसरी ओर मेघ को एक ज्वलंत कोलोसिस द्वारा पकड़ा जाता है, जो हवेली की छत तोड़कर उसे अपने हाथों से चीर देता है। फिर चैन जेक के दुश्मन को पीछे से वार करने का मौका देता है। जीत के बाद भी विचंड कहता है कि नरक के द्वार को बंद करने का एकमात्र तरीका है कि कोई उसमें दाखिल हो। इसका मतलब है कि जेक को खुद को उसमें कैद करना होगा। यह सुनकर जेक उदास हो जाता है, लेकिन चैन उसे समझाता है कि और कोई रास्ता नहीं है। अपने परिवार से आखिरी बार मिलकर जेक विदाई लेता है। प्रिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेक उसे समझाता है कि उसे जाना ही होगा ताकि दुनिया को बचाया जा सके। वह तैयार होकर द्वार की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसमें प्रवेश करता है कुछ ही पलों में भस्म हो जाता है। इससे अंधेरे की लपटें हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाती हैं। चैन शांत मन से महसूस करता है कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि नेक्रोमांसरों में से एक अब भी जिंदा है और वह बहुत जल्द एक नया नरकीय सर्वनाश शुरू करने वाला है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।